देखो अध्याय 9 कर रहे थे कोष्ठ एवं आस्य शरीर। कोष्ठ के बारे में अपन ने डिटेल में बात कर लिया था और आस्य का इंट्रोडक्शन देख लिया था। और आस्य फिर 8 थे, मतलब 7 तो कॉमन थे, एक स्त्रियों में एक अधिक था आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वो था गर्भाशय। तो 8 आस्यों के बारे में आज स्टडी करेंगे अपन। तो अपन ने ये आस्यों के नाम कर लिए थे, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, ठीक है, पक्वाशय, मूत्राशय, गर्भाशय। फिर अपन ने सारंगधर ने 2 अधिक और माने थे। सारंगधर ने 2 अधिक और माने थे, कौन से? स्तनाशय मतलब मेमोरी ग्लैंड। तो टोटल कितने हो गए थे? 10। तो इस तरीके से अपन इन 8 थे ना इंपॉर्टेंट, इनके वर्णन करेंगे, एक एक का मीनिंग क्या है कि वाताशय क्या है, पित्ताशय क्या है, कपाशय क्या है, रक्ताशय क्या है, इसके बारे में। अब पहला है वाताशय, ठीक है। तो अब मीनिंग क्या है वात आशय, तो मैं समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में पढ़ते हैं अपन, है ना, जैसे स्रोतोस पढ़ा अपन ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से नहीं है तो, लेकिन लाइफ टाइम जैसे आयुर्वेदा में आए हो तो आयुर्वेदा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आते ही हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के, लेकिन ये आपको आयुर्वेदा को बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग आचार्यों के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं वाताशय, जो पहला है अपना। वात प्लस आशय 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपको पता है कि वाताशय 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसमें वात प्लस आशय। अब वात क्या है? वात या वायु शब्द का निर्माण वा गति गंध्योन धातु से कत प्रत्यय लगकर बना है। अपन ने वात धातु, वात दोष पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ठीक है, उसमें बता देंगे भाई वात शब्द की उत्पत्ति या निरुक्ति कैसे हुई थी। वा गति गंध्योन धातु से कता प्रत्यय लगने पर बना है, जिसका मुख्य रूप से त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है। अब जो वायु दोष है, वात है, इसका किसके माध्यम से ज्ञान होता है भाई? स्पर्श के माध्यम। जैसे हवा चल रही है, आपको आंखों से दिख नहीं सकती, लेकिन अब जैसे आप पंखे के आगे हाथ करोगे तो हवा लग रही है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार हवा लग रही है। तो ये स्पर्श मतलब स्किन के माध्यम से इसका ज्ञान होता है। वायु एक अमूर्त द्रव्य, अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, मतलब एक तरीके से कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई इस आकार का होता है, नहीं, अमूर्त द्रव्य है। तो जिसके रहने का स्थान वाताशय कहलाता है। तो कहने का मीनिंग है कि जहाँ वात दोष रहता है, वायु जहाँ पे रहती है, वो क्या है? वाताशय। तो समझ में आया कि वाताशय क्या है। अपन बोलते हैं कि वात, ये 8 आशय हैं, तो इन्होंने वाताशय क्या है कि जहाँ पर वायु मतलब वात दोष जहाँ पे रहता है वो वाताशय। अब कहाँ पे रहती है भाई वायु? सभी आचार्यों ने कहा है कि वात सर्व शरीर व्याप्त है और प्राकृत कर्म का निष्पादन करता है, फिर भी वात के विशेष स्थान निम्न है। देखो सभी आचार्य मतलब चरक, सुश्रुत, वाग्भट बोलते हैं कि भाई मुख्यतः पूरी बॉडी में वात पाई जाती है, क्योंकि वात गतिमान पूरी बॉडी में संचरित करती रहती है, ये अपन जानते हैं। लेकिन मुख्यतः इसकी मतलब स्पेसिफिक जब डिजीज करना, मतलब ट्रीटमेंट करना हो, डिजीज उत्पन्न हो गया हो, तो एक विशेष डिजीज होता है ना कि जहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये विशेष डिजीज बताएं किसने? आचार्य ने। तो अब देखो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, तो अष्टांग हृदय इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने, अब देखो इसीलिए मैं ये श्लोक मेंशन किए हुए हैं, तभी तो मैंने ऐसे कैसे इसको कॉपी कर लिया। तो पक्वास्य कटी शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्श इंद्रियम स्थानम वात्य से तत्रापि पक्वदानम विशेषतम। अब जब अष्टांग हृदय की क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने अष्टांग हृदय के इंपॉर्टेंट श्लोक भेजे थे, उसमें ये श्लोक मेंशन था, तो मतलब इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई ये किसका स्थान है? वात के स्थान। कि वात कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः देखो ऐसे तो पूरी बॉडी में पाया जाता है कि वात सर्व शरीर व्याप्त है, कि मतलब पूरी बॉडी में वात पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है कि स्पेसिफिक जगह भी तो होगी। तो पक्वाशय, तो अर्थात पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र और अस्थि, त्वचा वायु के स्थान है। मतलब पक्वाशय वही ट्रांसवर्स कोलोन, या फिर मतलब एक तरीके से जहाँ पे आम मतलब जो भोजन पक रहा हो, एक तरीके से जिसका पाचन हो रहा हो, ठीक है। कटी एक तरीके से कमर, ठीक है। शक्ति, श्रोत्र, कान, अस्थि क्या होता है? बोन। अब देखो आश्रय आश्रय धातु भाव से आप जानते हो ना कि वात का स्थान कहाँ पे है? आश्रय आश्रय भाव से बोन में वात पाया जाता है। तो ये बोलते हैं ना कि भाई अस्थियों में कौन सा जो बोन है उसमें कौन सा दोष पाया जाता है? वात। क्यों? क्योंकि आश्रय आश्रय भाव से। तो हम यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने मेंशन भी किया है कि भाई पक्वास्य कट्टी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श स्पर्श इंद्रियम। स्पर्श इंद्रिय किसको बोलते हैं? जिससे स्पर्शता का ज्ञान होता है, स्किन, त्वचा। तो मतलब एवं त्वचा वायु के स्थान है। स्थानम वात से तत्रापि पक्वादानम विशेषता है। कहने का मीनिंग है कि ये तो स्थान है विशेष, लेकिन इनमें भी पक्वादान विशेषता है, मतलब जो पक्वास्य है वो विशेष है, परंतु पक्वास्य वायु का विशेष स्थान है। भाई इन सब तो मतलब पूरी बॉडी में पाई जाती है, फिर इन स्थानों में पाई जाती है भाई, मोस्टली यहाँ पाई जाती है, लेकिन इनमें से भी मोस्ट डोमिनेंट स्थान कौन सा है? पक्वास्य। समझ में आया ये श्लोक का मीनिंग? तो कभी भी क्वेश्चन आया कि वात दोष का स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे पाई जाती है वात, तो आपको ये अष्टांग हृदय का श्लोक मेंशन करना है।
तो नीचे देखो आचार्य काश्यप ने किल स्थान में पुष्पुष को वाताश्य बताया, जो लंग्स होते हैं ना उनको भी वाताश्य बोला। देखो यहाँ पे तो बता दिया आचार्य वाग्भट ने किसको, जो ट्रांसवर्स कोलोन है, जो मतलब अपना बड़ी आंत में ट्रांसवर्स कोलोन पाया जाता है ना उसको। और यहाँ पे आचार्य काश्यप, जो काश्यप कौन है आचार्य, आचार्य काश्यप जो पीडियाट्रिक्स है ना उसके जनक एक तरीके से, आयुर्वेदा में इनकी बुक चलती है काश्यप संहिता, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से जनक है, जैसे शल्य सर्जरी के जनक कौन है, सर्जरी के जनक कौन है, सुश्रुत है ना, इसी तरीके से ये पीडियाट्रिक्स के जनक है आचार्य काश्यप। तो इन्होंने क्या बोला कि खिल स्थान में इनकी जो संहिता है काश्यप संहिता, उसमें एक स्थान है खिल स्थान, उसमें 80 चैप्टर हैं। तो उसमें क्या बताया कि फुसफुस को क्या बताया है, वात का स्थान बताया कि फुसफुस वाताश्य, कि फुसफुस में मतलब जो लंग्स हैं वहाँ वात स्थान स्थापित रहती है। और डॉक्टर घाणेकर ने आश्य के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया कि शरीर में वात के 2 स्थान पर रहता है। और डॉक्टर घाणेकर जो मॉडर्न एरिया के, अब जो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जो मॉडर्न एरा के साइंटिस्ट हैं, मतलब मॉडर्न एरा के आचार्य हैं, जो मतलब 1700 ईस्वी के बाद के आचार्य हैं, उनमें डॉक्टर घाणेकर आते हैं। उन्होंने बोला कि भाई वात के 2 मुख्य स्थान हैं, कि तत्रापि पक्वाश्य विशेषतः वाता स्थानम, कि अर्थात पक्वाश्य विशेष रूप से नहीं, ये शरीर वात में ये अलग हो गया कि शरीर में वात 2 स्थानों पर रहता है। कौन कौन से 2 स्थान हैं, तो पक्वाश्य और लंग्स। इन्होंने दोनों चीज़ों को माना कि लंग्स और जो ट्रांसवर्स कोलोन है 2 मुख्यतः वात के स्थान हैं। अब समझना इस चीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ABCD 0 लेवल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको काम आएंगे जब भी आपको वाताश्य समझ में आएगी। वात क्या है कि कहाँ पे रहता है, वात आश्य मतलब वात का घर कौन सा है, रक्ताश्य रक्त का घर कौन सा है, रक्त कहाँ पे रहता है, पित्ताश्य पित्त कहाँ पे रहता है, मतलब बॉडी में स्थान लोकेशन, वो सारी बात कर रहे हैं अपन, एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो वाताश्य मतलब वात प्लस आश्य, वात यानी कहाँ पे रहता है बॉडी में, तो वात के स्थान अपन ने बताया ये, ठीक है। उसमें भी अपन ने बात की पक्वाश्य मुख्य स्थान है। फिर आचार्य ने क्या बोला, काश्यप ने बताया भाई लंग्स भी वाताश्य है, मतलब लंग्स को भी अपन वाताश्य बोलते हैं। फिर आचार्य घाणेकर आए, घाणेकर ने बोला कि पक्वाश्य और लंग्स दोनों चीज़ क्या है, वात के स्थान है। फिर आप बोलते हो तत्रापि पक्वाश्य विशेषतः वात स्थानम। और आचार्य चरक भी बोलते हैं कि भाई अर्थात पक्वाश्य विशेष रूप से वात का स्थान है, जो मतलब ट्रांसवर्स कोलोन है, इंस्टाइन अपनी मतलब जो बड़ी आंत्र है वो क्या है, वात का मुख्य स्थान है। आचार्य कौन बोलते हैं, ये चरक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पीजी में कि आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार, मतलब आचार्य वाग्भट के अनुसार वात का मुख्य स्थान है पक्वाश्य, आचार्य चरक के अनुसार वात का मुख्य स्थान है पक्वाश्य, आचार्य कश्यप के अनुसार वात का मुख्य स्थान है लंग्स फुसफुस। यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं पीजी में, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आप कंपेरेटिव स्टडी करना सीख जाओ, क्योंकि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे वायु मुख्यतः पुष्पुष व पक्वाश्य में आश्रय करते हैं। अब लास्ट में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब देखो ये बात तो बता दी आचार्यों ने, लेकिन अपन को क्या समझना चाहिए, अब है अपन किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आता है वायु मुक्तः पुष्पुष मतलब लंग्स और पक्वाश्य में आश्रय करके रहती है। अब देखो लंग्स एक तरीके से वायु का ही मुक्त रहता है, जहाँ पे प्राण वायु आती है जाती है, तो मतलब वायु रहती है, सिंपल सी बात है। तो पक्वाश्य में हमें जहाँ अनुप्रस्थ प्रदान मतलब ट्रांसफर्स कोलोन समझना चाहिए। तो समझ में आएगी भाई आचार्यों ने जो बता दिया, मतलब काश्यप ने जो बता दिया, चरक ने जो बता दिया, ठीक है, अष्टांग हृदय में जो बता दिया। लेकिन अपन क्या समझ सकते हैं भाई, अपन समझते हैं वाताश्य मतलब वात कहाँ पे रहती है, लंग्स, और ट्रांसवर्स कोलोन मतलब पक्वाश्य में रहती है। इस प्रकार वाताश्य के अंतर्गत हम फुसफुस व पक्वाश्य को ही मानना चाहिए। यह मत सभी आचार्य को मान्य है। किसको मान्य है, मतलब जो मॉडर्न एरिया के, मतलब जो मॉडर्न एरा के जो जितने भी आचार्य हैं उन सब ने डिस्कस निकाला, लास्ट में निष्कर्ष निकाला, इस रिजल्ट पे पहुँचे कि भाई जो आचार्यों ने बताया ना वो सब सही है, लेकिन जो वाताश्य है वो क्या क्या है, लंग्स और पक्वाश्य 2 मेन क्षेत्र हैं जो वात के स्थान है, मतलब यहाँ पे वात रहता है। अगर कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो इन 2 जगहों का आपको ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करना है, ऑटोमेटिक रोग ठीक हो जाएगा। तो वाताश्य समझ में आ गया, वाताश्य क्या है, क्लियर, यस या नो, आगे बढ़ूं। अब देखो पित्ताशय अपना दूसरा था, पित्ताशय क्या है, पित्ताशय मतलब पित्त प्लस आश्य, जहाँ पे पित्त रहता है, पित्त प्लस पित्त यानी तप संपाते, अर्थात संताप अर्थ में तप धातु में कत प्रत्यय लगने पर बनता है। जो पित्त है, जो पित्त वर्ड है कि तप संतापे, अर्थात संतापे अर्थ में तप धातु में कत प्रत्यय लगने पर बनता है। ये पित्त दोष आपने स्टडी किया होगा फिजियोलॉजी में, चैप्टर नंबर 4 है पित्त दोष, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ, चतुर्थ चैप्टर या तीसरा चैप्टर है पित्त दोष, है ना। उसमें बताया होगा पित्त की निरुक्ति, मतलब पित्त की व्युत्पत्ति कि पित्त कैसे बना। तो इसमें बताया कि
तप संतापित अर्थात संताप अर्थ में तप धातु में कत प्रत्यय लगने पर पित्त बनता है। शरीर में संताप एवं पाक परिवर्तन आदि कार्य पित्त द्वारा संताप होता है। मतलब संताप यानी ऊष्मा, एनर्जी, और पाक, किसी भी चीज़ का पाचन या पाक क्रिया करनी होती है, किसके द्वारा होता है? पित्त दोष के द्वारा होती है। अगर पित्त द्वारा संबंध होता है, जहाँ पित्त आश्रय करता है वह पित्ताशय कहलाता है, और जहाँ पे पित्त रहता है वो क्या है? पित्ताशय। अब बॉडी में पित्ताशय कहाँ रहता है? आचार्य वाग्भट के अनुसार देखो कि पित्त कहाँ पे रहता है कि नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रसे द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरित्र विशेषता है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, ये भी मैंने जब पीडीएफ भेजी थी अष्टांग हृदय की क्लास में, उसमें बताया था कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि पित्त के स्थान, वो वात के स्थान थे, ये पित्त के स्थान है, और अष्टांग हृदय आपके फर्स्ट ईयर सिलेबस में है। तो आप कंजूसी मत करना श्लोक याद करने में, ये श्लोक आपको याद करना है, वात वाला भी याद करना था और पित्त वाला भी याद करना है। अर्थात नाभि मतलब नाभिर आमाशय, नाभि आमाशय स्वेद, स्वेद यानी पसीना, लसिका रुधिर रस, रुधिर यानी रक्त, ठीक है, लसिका यानी लिम्फ, और रस, इन सब में क्या पाया जाता है? पित्त पाया जाता है। द्रक स्पर्शनम, द्रक यानी अपनी आंखों में भी पाया जाता है। ठीक है, द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता है। और लास्ट में बताया कि नाभि को विशेष रूप से पित्त का स्थान माना गया कि इन सब में भी क्या है? नाभि, जो अपनी अम्बिलिकल कोड है, आचार्य ने बताया ना, आचार्य वाग्भट ने क्या बताया था कि भाई नाभि से नीचे तो वात का स्थान, हर्ट से ऊपर कफ का स्थान, और हर्ट और नाभि के मध्य क्या है? पित्त का स्थान। तो नाभि को मूल बताया। तो क्वेश्चन आता है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार पित्त का मूल स्थान है नाभि, आंसर रहेगा इसका। अब सुश्रुत संहिता क्या बोलती है, मतलब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकर्तिता पक्वास्यम पक्वामस्यम मध्यमता स्थग्रहणी परिकर्तिता, सूत्र उत्तर स्थान बताया। और ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक अगले चैप्टर में आएगा, जो अपन कला पढ़ेंगे ना, 7 कला होती हैं, उसमें षष्ठी मतलब षष्ठी यानी छठी कला। ठीक है, तो अर्थात षष्ठी पित्त धरा कला है, वह पक्वाशय और वह आमाशय के मध्य रहती है। मतलब अपने जो लार्ज इंस्टाइन है और मतलब जो स्टोमक, इसके बीच में क्या रहती है? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या रहती है? ग्रहणी। तो ग्रहणी को इसने क्या बोला? ग्रहणी जहाँ है पर ड्यूडेनम, उसको क्या बोला? पित्त का स्थान बोला आचार्य सुश्रुत ने। और यह मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अपना खाने का मुख्य पाचन होता है, क्योंकि अपन समझते हैं भाई पित्त क्या करता है? खाने का पाचन करता है। और आचार्य सुश्रुत ने जो जगह बताई ना कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य पित्त का स्थान है, मतलब अपनी छोटी आंत, और जहाँ मुख्यतः पाचन हो जाए भोजन का। तो आचार्य सुश्रुत की बात यहाँ पर तर्क संगत लगती है। मतलब उसको क्या बोलते हैं? षष्ठी पित्त धरा कला, कि षष्ठी पित्त धरा कला में ही क्या है? पित्त का स्थान है, वही क्या है? पित्ताशय। कि अर्थात षष्ठी पित्त धरा कला है, वह पक्वाशय आमाशय के मध्य रहती है, उसे गृहिणी भी कहते हैं, मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में तो पाचन होता है मुख्यतः। यहाँ पर पित्त का स्थान निर्देशित किया, किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य अष्टांग का तो बता ही दिया भाई, जो मतलब वाग्भट का नाभि को बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि भाई जो षष्ठी पित्त धरा कला, मतलब मार मेज पू पीसू, ये ट्रिक्स है 7 धरा कला याद करने की, मार मेज पू पीसू, ऐसा कुछ है, मैं बता दूंगा आपको अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में आएगी ये ट्रिक्स, चैप्टर नंबर 10 में कला। ठीक है, उसमें है ये, मतलब ये सारी कला है ना, षष्ठी धरा, प्रथम कला, द्वितीय कला, तृतीय कला, चतुर्थ कला, 5वीं कला, छठी कला, 7वीं कला, ये 7 कलाओं के नाम याद करने हैं, उनके स्थान याद करने हैं, क्या कर्म करते हैं वो भी याद करने हैं अगले चैप्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि षष्ठी पित्त धरा कला, मतलब जो छठी कला है ना, उसको क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने? पित्त बोला, कि पित्त का स्थान है। तो उसको मैं कहाँ पे बताया? ड्यूडेनम, मतलब गृहिणी, क्योंकि आमाशय और पक्वाशय के मध्य जो पाई जाती है वो क्या है? पित्ताशय। आचार्य चरक क्या बोलते हैं? क्योंकि 3 आचार्य इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। तो तीनों आचार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं डिटेल में? क्योंकि बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपका, कि वो बोलते हैं ना कि वात कहाँ पे पाया जाता है, पित्त कहाँ पे पाया जाता है, कफ क्या कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे रहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो तत्र आप्य आमाशय विशेषण पित्त स्थान, अर्थात आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है। अब आचार्य चरक ने अलग ही बात बोली कि भाई जो आमाशय, क्योंकि आमाशय में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे जो भोजन का पाचन शुरू होता है ना, और अपन क्या समझते हैं पित्त से? क्या समझते हैं कि भोजन का पाचन करना, उष्णता प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कि शरीर में संताप व पाक, कि जो भी पाक क्रिया होती है, मतलब पचने की क्रिया होती है, वो पित्त के द्वारा होती है, और आमाशय में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए आचार्य चरक ने आमाशय मतलब स्टोमक को क्या माना है? पित्त का स्थान माना, मतलब पित्ताशय माना है। अब तीनों आचार्यों ने अलग अलग बता दिया, एक ने अम्बिलिकल कोड बता दिया, एक ने ड्यूडेनम बता दिया, एक ने स्टोमक बता दिया। अब किस आचार्य को आप तजर्बा दोगे, मतलब किस आचार्य को आप मान्यता दोगे, किस आचार्य की आप बात सुनोगे? तीनों आचार्य आपके लिए आप्य हैं, मतलब एक तरीके से आप्त पुरुष हैं, तीनों आचार्यों की बात आप मानते हो। तो ये आपको यहाँ पे आप कॉमन सेंस लेना कि भाई
डिजीज किस तरीके से उत्पन्न हुआ है, जैसे किसी के मतलब स्टोमक से संबंधित डिजीज है, किसी को ड्यूडेनम से संबंधित डिजीज है, किसी को अम्बिलिकल कोर्ड से संबंधित डिजीज है, पक्वास से संबंधित डिजीज है, तो आपको उसके अनुसार डिजीज के अनुसार आपको ट्रीट करना है, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग लगते हैं। तभी तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक ही रोग में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग औषधियाँ दी जाती हैं। अब देखो तर्त आमाशय विशेष जो पित्त का स्थान है, आयुर्वेद शास्त्र में पित्ताशय का वर्णन अनेक संदों पर अलग अलग अवयवों के लिए व्यक्त हुआ है। सिंपल सी बात है, वाघभट ने अलग बोला, चरक ने अलग बोला, सुश्रुत ने अलग बोला। पित्त के कर्म व स्थान विशेष को दृष्टिगत रखते हुए ये कहा जाता है गृहिणी में चतुर्विध अन्न का पाक पित्त की सहायता से होता है, इसलिए गृहिणी को पित्ताशय कहना अधिक युक्त लगता है। मैंने बताया ना सुश्रुत का मोस्टली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली 90% खाना अपनी ड्यूडेनम में पचता है, तो जो सुश्रुत ने बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है कि पित्त के कर्म व स्थान विशेष को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है गृहिणी में चतुर्विधन। चतुर्विधन का मीनिंग है कि आसित, पीठ, लीड और खादित, 4 तरह का भोजन होता है। आसित यानी जो दलिया खिचड़ी होती है, पीठ यानी पीने योग्य, लीड यानी चाटने योग्य, ठीक है, और मतलब एक तरीके से खादी जो खाने योग्य, 4 तरह का भोजन होता है ना, उसको पचने के लिए कहाँ होती है, पित्त की सहायता से होता है, और वो गृहिणी में होता है। इसलिए आचार्य सुश्रुत वाली बात इंपॉर्टेंट है, गृहिणी को अपन पित्ताशय मान सकते हैं। यदि आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर सहित यकृत और आमाशय समझना चाहिए। अगर अपन मॉडर्न एरा से बात करें पित्ताशय मीनिंग क्या है, तो पित्ताशय मीनिंग यानी क्या है, पित्ताशय गोल ब्लैडर सहित यकृत और आमाशय, लीवर भी है, गोल ब्लैडर भी और स्टमक, तीनों चीज़ों को संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं, अपन पित्ताशय बोल सकते हैं। क्योंकि पाचक पित्त जो अन्न पित्त भेदों में श्रेष्ठ माना जाता है, इन 2 ग्रंथियों का ही स्राव है। मतलब जो भी पाचक रस स्रावित होते हैं ना, एक तरीके से गोल ब्लैडर और यकृत और लीवर से स्रावित होता है मोस्टली, जो इम्पोर्टेंट है ना श्रावण वाली क्रिया। तो अपन गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर को, लीवर को और स्टमक, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं, पित्ताशय बोल सकते हैं। तो क्लियर हुआ ना कि वाताशय क्या है, पित्ताशय क्या है, मतलब पित्त का स्थान कहाँ पे है बॉडी में, तो किसको क्या बोल सकते हैं, क्लियर हुआ ना, कि आप समझ में आया ना कि पित्त, अपन बोलते हैं कि पित्त क्या है, पित्त मतलब पित्त पाचन करने की क्रिया, मतलब कि जिससे ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो पाक करे वो पित्त है। तो कहाँ पे रहता है बॉडी में, ये भी आपको पता लग गया। क्लियर, देखो अष्टांग के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। क्लियर, आगे बढ़ूँ। अब देखो श्लेष्मास में तो तीनों दोस्त बात कर रहे हैं अपन, देखो वात की कर दी, पित्त की, अब कफ की, मतलब श्लेष्मास यानी श्लेष्म कफ, श्लेष्म प्लस आस मतलब कफ, कफ या श्लेष्मा जिस स्थान पे आश्रित होता है वह स्थान श्लेष्मास्य कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब एक तरीके से स्थानों की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं, किसकी, वात की, पित्त की, कफ की। तो वात यानी वाताश्य, पित्त यानी पित्ताश्य, कफ यानी कपाश्य। तो मतलब इनके घर अपने, इनके स्थान कहाँ पे लोकेशन है, ये अपन ढूंढ रहे हैं इस चीज़ में, इस चैप्टर में। तो श्लेषास में श्लेष्मा स्लिप आलिंगन धातु में मनीन प्रत्यय लगने से बनता है। श्लेष्मा के कर्मों को प्रधानता देते हुए श्लेष्मा के स्थान विशेष को वर्णित कर सकते हैं कि भाई इसके कर्म, इसके जो फंक्शन है ना, उसके आधार पर अपन इसके स्थान ढूंढ सकते हैं। तो स्नेहो बंधो स्त्रीत्वम च गौरवम वृषतावलम क्षमा धृति लोभस्य कप कर्मो अविकारजम। इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना। बता स्नेह, ठीक है, बंधन लेके आता है। देखो इसमें लिखा नहीं है बुक में, तभी तो बोलते हैं ना बुक वाली चीज़ों को, जो बुक में जो लिखा हुआ होता है ना, उसको आप मानना नहीं कि ये सही लिखा होगा, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। तो इसमें देखो बंद को भूल गए ये। स्नो मतलब स्नेहन, बंद यानी जो बंधता लेके आता है, मतलब बांधे रखता है। अब देखो जॉइंट है, जॉइंटों में बंधन बनाए रखता है ना, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड एक तरीके से बंधन बनाए रखता है। तो बंध, स्थिरता मतलब स्थिरता, गौरव मतलब हैवी बन, और वृषलता मतलब वीर्यवान मतलब मजबूत, ताकतवान, शक्तिवान, ठीक है। क्षमा मतलब एक तरीके से जिसमें कफ है ना, वो क्षमा कर देता, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी तो माफ किया तेरे को, ठीक है। धृतिर लोभस्य, क्षमा धृति यानी धैर्यवान, लोभस्य कफ, यहाँ पे धृतिर लोभस्य कफ कर्मा अविकारज, मतलब एक तरह से लोभ रहित होता है वो, कफ कर्मा अविकारज, यह प्रकार कफ के कर्म निर्दिष्ट। ये कब काम करता है, कहने का मतलब कि स्नेहन, बंधन, स्थिरत्व, गौरव, ठीक है, वृषता मतलब एक तरह से वीर्यवान, क्षमा करने वाला, लोभ से रहित, और धृति यानी धैर्यवान, ये सब क्या है, प्राकृत कफ के कर्म है, फंक्शन है। तो इस फंक्शन के आधार पर अपन इसके स्थान ढूंढेंगे। अब श्लेष्मा के स्थान देखो, उरह कंठ सिर कलम, उर कंठ सिर कलोम पर्यावरण में आमार यशेरेसु मेदो घ्राणम च जिव्या च कपश्यतु आत्रम। अब तो अष्टांग हृदय के तीनों चैप्टर श्लोक आ गए, पित्त का आ गया, कफ का आ गया, और वात का अपन यहाँ देखा था, ये वात का आ गया। तो तीनों श्लोक आ गए, तीनों श्लोक आपको याद रखने हैं। कब वात पित्त कफ के स्थान अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय में भी आएगा, ये फिजियोलॉजी में भी है,
और यहाँ एनाटोमी भी आया। तो 3 सब्जेक्ट को टॉपिक कवर हो रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तीनों टॉपिक आपको एक साथ क्लियर हो रहे हैं। 3 सब्जेक्टों के कहीं ना कहीं तो ये आएगा, 3 सब्जेक्टों में रिपीट हो रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तीनों श्लोक। अब देखो उर, उर यानी क्या होता है, मैंने बताया था, एक तो होता है उरु, एक होता है उर। उर यानी होता है चेस्ट, उरु यानी होता है थाई। तो उर यानी चेस्ट, कंठ यानी गला, कंठ यानी अपना जो गला है, सिर प्रदेश आप जानते हो, क्लोम। क्लोम मैंने आपको एक तरीके से बताया है कि यहाँ पे अलग अलग आचार्य अलग अलग मानते हैं क्लोम को, पैनक्रियाज भी बोलते हैं, कोई गोल ब्लैडर भी मानता है, कोई रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है अपने माइंड में एक तरीके से वो भी मानता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें को मानता है ये, अपने एक तरीके से लंग्स को भी मानते हैं। पर्याय वर्णाराम हमारे से कि कफ, उर प्रदेश, कंठ, सिर, क्षुद्र संधियों में, मतलब छोटी संधियों, मतलब जितनी भी संधियाँ अपनी जॉइंट्स हैं उनमें, मेदो घ्राणे, पर्यावरण आमाशय रस है, मतलब आमाशय, मेधो मेद, घ्राण नासिका, च जिव्या मतलब जिव्या में स्थित है। तो इन सब में कहाँ पाया जाता है, कफ पाया जाता है। तो यहाँ पे जीवेश कपस्य आत्रो में, यहाँ पे विशेष स्थान नहीं बताया यहाँ पे, अर्थात कफ, उर प्रदेश, कंठ, सिर, क्षुद्र संधियों में, आमाशय, मेद व नासिका व जिव्या में स्थित है। अपन ने आचार्य वाग्भट ने क्या बताया था कि हर्ट के ऊपर जितना भी स्थान है वो क्या है, कफ का स्थान है, तो है ना। तो जितनी भी चीज़ें आई हैं, उरय प्रदेश, कंठ, सिर, क्षुद्र संधियों में, आमाशय, मेद, नसिका, ये सब खाएं अपनी मोस्टली सिर के ऊपर ही है, मतलब हर्ट के ऊपर ही है, तो यहाँ पे कफ का स्थान है, मतलब कपाश्य कहाँ हो गया एक तरीके से हर्ट के ऊपर। अब देखो चरक मत अनुसार तत्र प्यूरो विशेषण श्लेष्म स्थानम, अर्थात चरक ने श्लेष्मा के स्थान उर प्रदेश बताया, मतलब जो अपना चेस्ट रीजन है ना, छाती, ठीक है, जिसको अपन चेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे बताया किसने, चरक ने। उपरोक्त व्यक्ति से स्पष्ट हो जाता है, उपरोक्त मतलब चरक और सुश्रुत से स्पष्ट हो जाता है, नहीं चरक और वाग्भट से स्पष्ट हो जाता है कि फुसफुस को आवर्त करने वाली जो कला श्लेष्मा का स्राव करती है, अतः उस श्लेष्मा की अधिकता कारण उसे श्लाष में माना जाता है। अतः उरो भाग में स्थित फुसफुस की मुक्त श्लेष्मा के स्थान है, अतः फुसफुस लंग्स को ही श्लेष्माशय मानना चाहिए। अब देखो लंग्स की बात कर रहा है, और लंग्स अपन ने किसको मान लिया, वाताशय में मान लिया, किसके अनुसार, घाणेकर के अनुसार, काश्यप के अनुसार। लेकिन ये लंग्स की बात नहीं कर रहा, ये लंग्स के ऊपर चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है ना, पेरोटेनियम, और जिसमें श्लेष्मा भरा रहता है, एक झिल्ली पाई जाती है लंग्स के चारों तरफ, आपने देखा होगा, डिसेक्शन किया होगा, तब लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो उसको घर्षण से बचाती है, ठीक है, एक तरीके से उसको स्निग्ध रखती है। तो वो उस झिल्ली की बात कर रही है, एकदम पेरिटोनियम झिल्ली होती है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कफ का मुख्य स्थान बोला है, मतलब ये निष्कर्ष निकाला कि उर प्रदेश में जो ये झिल्ली पाई जाती है ना, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है, वो कफ का मुख्य स्थान है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि लंग्स को आवृत करने वाली क्या बोलते हैं, देखो पुष्पस को आवृत करने वाली जो कलेस्मा श्लेष्मा का स्राव, यहाँ पे लिख दिया पहले, लेकिन यहाँ पे लंग्स लिख दे तो यहाँ पे पेरिटोनियम लिखना चाहिए। तो आप बुक को, ये सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है सही नहीं, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि लंग्स के चारों तरफ ही तो है, तो यहाँ पे लंग्स बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप यहाँ पे लिखना है क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे लिख दिया ऊपर कि फुसफुस को आवर्त करने वाली जो कला श्लेष्मा का स्राव करती है, वो पेरिटोनियम झिल्ली जो घर्षण से बचाती है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, वो क्या है, कफ का मुख्य स्थान है, मतलब श्लेष्माशय, ठीक है। तो समझ में आया। अब वात और पित्त का समझ में आ गया ना, किसका। अब देखो तीनों आचार्यों को पढ़ने के बाद में डिस्कस निकालते हैं। तो वात का डिस्कस निकला था लंग्स और पक्वाशय, ट्रांसवर्स कोलोन। पित्त का कहाँ पे निकला, ड्यूडेनम। भाई ड्यूडेनम को अपन मान सकते हैं कि पित्त का स्थान है। और कफ का मुख्य स्थान कहाँ पे माना, कि जो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है वो कफ का मुख्य स्थान है। तो तीनों चीज हो गए वात पित्त कफ के। अब करेंगे रक्ताशय, क्योंकि रक्त प्लस आश्रय। आचार्य सुश्रुत वाग्भट व सारंगधर ने आश्यों का वर्णन करते समय रक्ताश्य की आश्य में गणना की है, परंतु आचार्य काश्यप ने आश्य में रक्ताश्य को नहीं माना। और आचार्य काश्यप हैं, इन्होंने भाई इसको नहीं माना कि ये आश्य नहीं है। लेकिन अपन आप देखो काश्यप किसने नहीं माना, बस ये याद रखना है कि आचार्य काश्यप ने रक्ताश्य को नहीं माना है, बाकी सब ने माना है। तो सुश्रुत वाग्भट सारंगधर ने अपन ने पता है, लिख लिया अपन ने पहले। और डॉक्टर घाणेकर ने संहिता में वर्णित रक्त के स्थान में अवयव निर्देश का करते लिखा है। तो घाणेकर, अब देखो घाणेकर फिर से आ गए कि शोणित से स्थानम यकृतो पलिहनम, कि इन्होंने देखो जो घाणेकर है ना, इन्होंने सुश्रुत की जो लाइन है ना उसको ऐसे कैसे रिपीट किया है कि शोणित से स्थानम यकृत बलम, की जो शोणित यानी रक्त, से यानी शोणि रक्त का स्थान, यकृत और पिलिहा मतलब जो स्प्लीन, कि यकृत और पिलिया, लीवर और स्प्लीन दोनों क्या हैं, आयुर्वेद में रक्त के स्थान माने जाते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यकृत और पिलिया की शरीरगत रक्त के भंडार माने जाते हैं। गर्भावस्था में यकृत रक्त उत्पत्ति के लिए महत्व का अवयव होता है।
और देखो लीवर में रक्त की उत्पत्ति होती है ना गर्भावस्था में, ठीक है। और अपना जो मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में तो होता है। मतलब ये तो बिल्कुल फैक्ट बोला आचार्यों ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य घाणेकर ने, सब ने बोला कि भाई यकृत और प्लीहा मुक्त स्थान है रक्ताशय के, ठीक है। आचार्य चरक ने कहा कि सोनिता वाहनम स्रोतसम यकृतम मूलम प्लीहा। और अपन ने जो स्रोतस देखे थे, रक्त व स्रोतस, उसके मूल क्या थे, यकृत और प्लीहा, तो वो भी बात सही है। तो आचार्य यकृत व प्लीहा सोनित व स्रोत, मतलब सोनित यानी रक्त, सोनित व स्रोत के मूल हैं। तो मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है, यहाँ पे तो कोई किसी भी आचार्य ने उल्टा सुल्टा नहीं बताया कि इसने ये बता दिया, इसने ये बता दिया। यहाँ पे तो फैक्ट है कि यकृत और प्लीहा यह रक्त के आश्रय स्थल भी कहा जाते हैं, तथा कहा भी गया कि यकृत और प्लीहा में रहने वाला रंजक पित्त ही रस को रक्त में परिवर्तित करता है। और मतलब एक पित्त है, पित्त के 5 टाइप्स हैं, उनमें रंजक पित्त भी हैं, जैसे कि पाचक पित्त, साधक पित्त, बृहजक पित्त। उसी तरह की रंजक पित्त होता है। रंजक पित्त क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, यकृत और प्लीहा में पाया जाता है। जब आपने पित्त दोष पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, तो पित्त के 5 टाइप पढ़े होंगे कि आलोचक पित्त है, रंजक पित्त है, साधक पित्त है, बृहजक पित्त है, ठीक है। इस तरीके से 5 टाइप्स होते हैं। उसमें जो रंजक पित्त कहाँ पे रह जाता है, यकृत और प्लीहा में। तो ये बोलते हैं कि यह रक्त के आश्रय स्थल भी खाए जाते हैं, खा भी जाएगी। यकृत और प्लीहा में रहने वाला रंजक पित्त जो अपन भोजन खाते हैं ना, मतलब जो रस का फिर पाचन होता है, रस बनता है, उसको रक्त में कौन परिवर्तित करता है, कि इसमें जो रहने वाला रंजक पित्त है ना, कहाँ पे, यकृत और प्लीहा में, उसी को रस को ही अपन क्या रक्त में परिवर्तित करता है। अब देखो, यतु यकृतो प्लीहो पित्तम तस्मिन रंजिको अग्निरति संज्ञा से रसस्य राग दुकृत। अर्थात जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी रंजक अग्नि संज्ञा है, तथा वह हार पाचन से उत्पन्न रस को रक्त में परिवर्तित करता है। सेम बात बोली है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्दों का यूज लिया संस्कृत के, और कुछ नहीं बोला। कि आचार्य चरक ने जो बात बोली वही सुश्रुत ने बोली है, कोई डिफरेंट अंतर नहीं है। बस कि भाई कहने का मीनिंग ये है कि जो रंजक पित्त रहता है ना यकृत और प्लीहा में, वही अपने जो भोजन करते हैं, ठीक है, उस रस जो तैयार होता है उसको रंजते हैं, मतलब रंगा करते हैं, मतलब लाल कलर में परिवर्तित करते हैं, वो रक्त बन जाता है। प्राच्य व प्राची मत अनुसार रक्त की उत्पत्ति रक्ताशय की रचनात्मक स्थिति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि संहिताओं में वर्णित रक्ताशय में यकृत व प्लीहा का ग्रहण किया जाता है। यह प्राचीन विचार आधुनिक विज्ञान से समानता रखता है। तो मतलब जो संहिताओं में लिखा गया है वो मॉडर्न से बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अपनी संहिताएं पूर्णतः प्रमाणित हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें अपन को हज़ारों साल पहले लिखी गई हैं वो बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट लग रही हैं। रिसर्च होने के बाद, साबित होने के बाद, तो आप समझ जाओ कि अपनी संहिताओं में जो लिखा है पूर्णतः सत्य लिखा है। बस कमी है तो उसको सिद्ध करने की, मतलब अपने ज्ञान में कमी है ताकि अपन उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो सिद्ध करने की कमी है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है इसलिए अपन ने ये मान लिया कि ये फैक्ट है। अब देखो आमाशय, आम प्लस आश्चर्य। अब ये श्लोक को छोड़ो क्योंकि ये वाच्य निष्पत्ति का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को श्लोक बस 3 चीज़ें याद रखने हैं, चरक, वाग्भट, सुश्रुत। आम प्लस आश्चर्य। आम, आम यानी क्या होता है, कच्चा, कच्चा जो आम यानी कच्ची चीज़, ठीक है, कच्चा भोजन। जो आश्चर्य मतलब कच्चे भोजन का जो आश्चर्य है वो क्या है, आम आश्चर्य। मतलब जो पूर्णतः पाचित नहीं हुआ, जिसका पूर्णतः पाचन नहीं हुआ, वो क्या है, आम है। तो आश्चर्य यानी घर, अर्थात देह के मध्य तथा नाभि के ऊर्ध्व जो पक्व तथा अपक्व अन्न का आश्रय स्थिल है वह आमाशय है, जिसमें कप दोष रहता है। तो ये बोलता है कि भाई देह के मध्य और नाभि के ऊर्ध्व जो पक्व तथा अपक्व अन्न का आश्रय स्थल है वह आमाशय है, जिसमें कप दोष रहता है। कहने का मीनिंग ये है कि ये एक ये जो ये श्लोक था ना, इसकी हिंदी अर्थ बताया है वाचस्पति की। भाई आमाशय क्या है, कि देह के मध्य नाभि के ऊर्ध्व की नाभि के ऊपर पक्व तथा अपक्व अन्न का आश्रय स्थल, जिसमें पक्का मल भी, जिसमें थोड़ा बहुत पाचन भी होता है और तो मतलब अपक्का भोजन भी रहता है, वो क्या है, आमाशय, जिसमें कप दोष रहता है। परिभाषा देखो, सभी विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार जिसमें आम या अपक्व या किंचित पक्वान आश्रित होकर रहता है वह आमाशय कहलाता है। मैंने बताया ना कि जिसमें आम मतलब अपक्व या किंचित पकवान, जिसमें थोड़ा सा पाचन, मैंने बताया ना आमाशय में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ा सा पच जाता है। ये अपन 100% खाना खाए तो 10% पच जाएगा आमाशय में, क्योंकि पाचन क्रिया स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो किंचित भोजन का पाचन होता है, वो क्या कहलाता है, आमाशय। आमाशय का स्थान देखो कि नाभिर स्थानांतरम जंतरोड़ आमाशय इति, मतलब कि शरीर में नाभि तथा स्तन के बीच आमाशय स्थित है। देखो अपने जो ब्रेस्ट है, स्तन है, ठीक है, और नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में क्या है। अब आप देखो अपनी बॉडी के हिसाब से ही देख लो, जो अपनी ब्रेस्ट है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके मध्य में ही तो कहाँ पाया जाता है, स्टोमक पाया जाता है। तो ये जगह बताइए, एक तरीके से एनाटोमी बताइए। पार्श्व और अधो आमाशय, और पार्श्व के अधो प्रदेश में आमाशय स्थित है।
कि भाई जो अपनी जो पसलियाँ हैं ना, पसलियों के नीचे की साइड में अधो प्रदेश में क्या है, आमाशय स्थित है। तो ये बताए हैं आमाशय का स्थान। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, स्टोमक आप जानते हो, इसको स्टोमक से कोरिलेट करते हैं। आमाशय के कार्य देखो, आचार्य चरक के मत अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, अन्न पाचन क्रिया में मधुर अवस्था पाक क्रिया अमावस्या में संभव होती है। कि आचार्य चरक के अनुसार देखो, अन्न पाचन क्रिया में मधुर अवस्था पाक क्रिया आमाशय में संभव होती है, जिससे कफ दोष की उत्पत्ति होती है। कि अन्न पाचन क्रिया, मधुर अवस्था पाक क्रिया, जो मधुर रस का पाक होता है वो आमाशय में होता है, जिससे कफ दोष की उत्पत्ति होती है। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आमाशय में आसित, पीड, लीद, खादी, मतलब 4 तरह के भोजन बताए थे ना, कि आसित, पीत, लीड, खातिद, मतलब एक तरीके से खातिद यानी खाने योग्य, जो अपन रोटियां फोटियां खाते हैं, पीट यानी पीने योग्य, जिसमें कोई लिक्विड पदार्थ पिया। अभी आसित और लीड मतलब एक तरीके से आसित चाटने योग्य है, लीड यानी मतलब एक तरीके से वो है दलिया खिचड़ी टाइप का। ये मेरे को कन्फ्यूज कर रहा है कि आसित लीड में थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक तो देखो दलिया होता है खिचड़ी टाइप का, मतलब मीडियम सा भोजन जिसमें पानी भी रहता है और उसमें ठोस भी रहता है। एक होता है चाटने योग्य, जैसे कि शहद, जैसे कि घी, वो होता है। तो 4 तरह के भोजन होते हैं, उनका पाचन होता है, तथा आहार की मधुरता, पिछलता, आर्द्रता कारण आमाशय में कफ शीतल और मधुर होता है। कि शुरुआत में जो भी चीज़ होता है मुख्यतः पाचन होता है शुरुआत में, कि भाई आहार की मधुरता, पिछलता, आर्द्रता कारण आमाशय में कफ शीतल। तो आमाशय में आहार की मधुरता और शीतलता कारण क्या होता है, कफ की उत्पत्ति होती है। उपरोक्त वर्ण से यह परिभाषित होता है कि आमाशय अंतर्गत वर्णित आमाशय शरीर में नाभि व स्तन के मध्य यानी हृदय पर एपोग्रेस्टिक रीजन में अव्यवस्थित। अब देखो एपोग्रेस्टिक रीजन 9 रीजन होते हैं, एनाटोमी में आप पढ़ोगे सेकंड में 9 रीजन होते हैं। अपने जो पूरे चेस्ट है ना, एक तरीके से एब्डोमन को 9 भागों में बांटा गया है। तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में उपस्थित है। ये पाचक पित्त तथा क्लेदक कफ का स्थान है। अब देखो आमाशय में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, पाचक पित्त भी पाया जाता है, क्लेदक कफ भी पाया जाता है। तो मधुर अवस्था पाक क्रिया यहीं पे संपन्न होती है और मधुर रस की पाचन की क्रिया यहीं पे होती है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, ग्लूकोज का पाचन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो वही है मधुर रस का पाचन की, मतलब मधुर की अवस्था पाक यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो अपन समझ सकते हो कि भाई आमाशय क्या है, मतलब स्टोमक। स्टोमक ही बताया सभी आचार्यों ने और कोई चीज़ नहीं बताई, इस मतलब कोई भी मतभेद नहीं है। अब मैं क्लास को डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन हो जाना, ठीक है सारे के सारे, क्योंकि क्लास डी एंड होने वाली है, तो दोबारा ज्वाइन हो जाना सारे के सारे।